सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली यूपीसी एस्पिरेंट है, विशेषकर हिंदी माध्यम के या इंग्लिश मीडियम के जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं वो बच्चे राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बच्चों की ये मांग है कि सर हमारी बात को आप भी उठाएं, सबके सामने रखें, जो अन्याय मतलब हो रहा है हमारे साथ में उसको सबके सामने रखें। तो मैं यहाँ पे जो बात करूँगा विथ फैक्ट और डेटा करूँगा, डेटा के साथ करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कोई आप पर बात थोपने वाला हूँ। वाकई इस डेटा से पता चलता है कि यूपीएससी विशेषकर हिंदी माध्यम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चों के साथ कैसे इनजस्टिस कर रहा है प्रीलिम्स एग्जाम में। बहुत शानदार डेटा है और ये डेटा यूपीएससी की वेबसाइट से लिए गए हैं। उनके बारे में भी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में आप देखिए, जब तक सीसीएट नहीं आया था, सीसीएट पहली बार लॉन्च किया गया था। सीसीएट का पेपर जो पहली बार लॉन्च किया गया था 2011 में। सीसीएट से पहले हम देखें, जैसे 10,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, 10,000 बच्चे प्री पास कर रहे हैं, उनमें रेशियो क्या था, हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम। वो रेशियो डेटा ये शो करता है, यहाँ पे लगभग 4500 से लेकर 5,000 बच्चे प्री पास कर रहे थे। और इंग्लिश मीडियम की लगभग वैसे ही थे, 5,000 से 5500 के आसपास, थोड़ा आगे थे लेकिन इक्वल थे। मतलब आप ऐसा कह सकते हो 45% रेशियो हिंदी माध्यम का था और 55% रेशियो इंग्लिश मीडियम का था। या हम इक्वल मान के चलते हैं कि जब तक सीसीएट नहीं आया था। 2011 में पहली बार सीसीएट लॉन्च किया गया, अचानक धड़ाम से जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। अच्छा, इसमें एक और फैक्ट देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेज वालों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन यूपीसी की जो डेटा मैंने देखे हैं उसमें जो हिंदी के अलावा जो अन्य रीजनल लैंग्वेज है उतना नुकसान नहीं हुआ। उनके पहले भी 50 से लेकर 100 बच्चे आ रहे थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए गुजराती मराठी मीडियम, उनके पहले भी बच्चे कम थे, अभी वो रेशियो लगभग बना हुआ है। अभी हम डेटा देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है। अब क्या आप ये मान के चलते हो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, क्या वो सिविल सेवा के लायक ही नहीं है? आप ये मान के चलते हो, यूपीसी ये मान के चलती है। जब शुरुआत में मैंने भी 11-12 में जब तैयारी शुरू की थी, मुझे भी जब, क्योंकि मैं इस समय पेपर दे रहा था, 12 और 13 का पेपर दे रहा था, उस समय पेपर सीसेट का क्वालिफाइंग नहीं था और हम लोगों ने उस समय एग्जाम दिए, 12 और 13 के रियल एग्जाम में दिए। हमारी हालत ख़राब हो गई। हालत ख़राब इसलिए नहीं हुई कि पेपर टफ था, मैथ रीजनिंग के सवाल आ गया, हालत इसलिए ख़राब हो गई एग्जाम के दौरान उसका जो ट्रांसलेशन था ना, मतलब कहीं से भी पढ़ने लायक नहीं था, वो भी उस एग्जाम के प्रेशर में। यूपीसी ने बाद में गलती मानी, 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा भी दिए और 2014 के अंदर जाके क्या किया, सीसेट को क्वालिफाई कर दिया। आप ये डेटा देखो, जब 2011 से लेकर 13 के बीच में यही रेशियो चल रहा था, 1600, 1700 के आसपास। जब आपने क्वालिफाई किया इसको, सीसेट को 2015 में क्वालिफाई किया, तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का रेशियो बढ़ा कैसे? लगभग 2100 से 2400 के आसपास डेटा है। 2100 से लेकर 2400 के आसपास विद्यार्थियों ने इसको पास किया। ठीक है, ये बढ़ा कैसे फिर? अब अचानक आपने क्वालिफाई किया, लेकिन धीरे धीरे फिर एक काम किया गया यहाँ पे। सीसीएट के पेपर का जो नेचर था ना, आप जब सिलेबस देखोगे सीसीएट के पेपर में 5 या 6 पॉइंट है, यूपीसी ने केवल 1 या 2 पॉइंट को एक्सट्रीम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इस पेपर को एप्टीट्यूड की बजाय इसने बना दिया मैथ का। ये पूरा पेपर कर दिया एप्टीट्यूड की जगह स्किल का। कौन सी स्किल? जिसको मैथ आती है। कतई ये पेपर एक एप्टीट्यूड का नहीं था। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा, एक तरफ भीड़ बढ़ती गई, विशेषकर जो मैथ वाले बच्चे हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, या जो आईआईटी से आते हैं, उन लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। यानी कहीं ना कहीं इस बार, जैसे आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी कि वाकई जो ये पेपर है ना, पार्लियामेंट में ने भी यूपीसी को बोला है कि आप अपने इस पेपर को रिव्यू कीजिए। ये विशेषकर एक वर्ग को लेकर झुका हुआ है, और विशेषकर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और हिंदी माध्यम। डेटा तो ये शो कर रहा है, सबसे अधिक नुकसान किसी को हुआ है तो वो हिंदी माध्यम के बच्चों को हुआ है। अब आप सोचो, मतलब हमारे देश में हिंदी का कितना प्रचलन है, सब चीज़ें हिंदी में होती है आज भी, है ना। हिंदी भाषी नॉर्थ इंडिया में विशेषकर कितने लोग रहते हैं, और उनकी स्कूलिंग कहाँ पे होती है? हिंदी माध्यम में होती है। आज भी सरकारी स्कूलों की हालत देखो आप, उनकी शिक्षा कहाँ पे होती है? हिंदी मीडियम में होती है आज भी। और हिंदी मीडियम के अभी हालात ये बन गए हैं कि यूपीसी को मेंस में 300 से 400 लोग नहीं मिल पा रहे हिंदी माध्यम के। और इस बार जिस हिसाब से सीसेट का पेपर लिया गया है, मेरी नज़र में इस साल का जो सीसेट पेपर है आज तक का सबसे खराब पेपर था। देखो ना, ऐसी बात नहीं कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं या बच्चों का एप्टीट्यूड नहीं है, बच्चे मैथ सीख नहीं सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बावजूद भी लगातार 5-5 बार वही बच्चा सीसेट में फेल है। मेहनत की वजह से नहीं, केवल एक दिक्कत की वजह से। बच्चे मैथ भी पढ़ लेते हैं, रीजनिंग भी पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, क्योंकि 80 में से 27 क्वेश्चन उसको सही करने हैं। उसके बावजूद भी ये रेशियो, आप मानो, खामियां सिस्टम में भी है। आपको बात माननी पड़ेगी इस बात के। और अदरवाइज हालात ये होंगे कि आज से 4 या 5 साल बाद में मुझे नहीं लगता हिंदी माध्यम का 5 या 10 बच्चे भी कभी सीसेट क्वालिफाई करेंगे या प्री क्वालिफाई करेंगे या कभी सिविल सेवा में जा पाएंगे।
ऐसा देश जिसमें एक वर्ग हिंदी भाषा इतना बोलता है, हिंदी मीडियम में जीता है, उनके सारे के सारे बाबू अफसर कैसे होंगे? इंग्लिश माध्यम के होंगे। ये सेम मुझे वो याद दिलाता है जो अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने किया था कि भारतीय सिविल सेवा का पेपर नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग भाषा कर दी उन्होंने, लैटिन, फ्रेंच, मीडियम ऐसा कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ धुरंधर थे, चले गए। वैसे अभी भी कुछ धुरंधर हिंदी माध्यम में जो पास कर लेते हैं। आप यही मान के चल रहे हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चों में एप्टीट्यूड ही नहीं है, लेकिन खामी है इसमें। फिर भी पास कर लेंगे, चलो आप कितना टफ कर दो फिर भी पास कर लेंगे, लेकिन फिर बड़ा कारण और आता है ट्रांसलेशन का। इतना गंदा ट्रांसलेशन आपका आता है। आप एप्टीट्यूड की बात करते हो ना, सीसेट के पेपर में लगभग 29 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, जो कि हिंदी माध्यम या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे आसानी से सोल्व कर लेते हैं। पिछले 10-12 साल का ट्रेंड भी ये था, कैसे जैसे करके वो मैथ को साइड में कर देते, रीजनिंग को और कुछ करके पैसेज को करके कर लेते थे। लेकिन इस बार का जो पैसेज का आपका ट्रेंड था, फिर से आपने वो रट्टू तोते वाली चीज़ें कर दी। आप बोलते हो ना एप्टीट्यूड वाला, लॉजिक हम कर रहे हैं, आपके सारे के सारे पैसेज एक बार चेक करना, आप फिर से फैक्ट ढूंढना पड़ रहा है। जबकि इस सालों से पहले जितने भी आपके पैसेज थे उसमें लॉजिक था, बच्चा दिमाग से उनको तार्किक रूप से सोल्व करता। लेकिन इस बार तो आपने वो भी गायब कर दिया। आपको ये पता है कि हिंदी माध्यम की जड़ कहाँ पे, उसको काटो, बस सिंपल सी काटो। और विथ फैक्ट और डेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट से बात कर रहा हूँ। मैंने कई बार यूपीएससी में आरटीए डाली है, अब तक 2 बार आरटीए डाली है। मैंने ये भी पूछा उनसे कि कितने हिंदी माध्यम के बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं, आज तक उन्होंने डाटा नहीं दिया। उसमें आरटीए में लिखा आता है कि हमारी रिपोर्ट में देख लेना, रिपोर्ट में ऐसा कोई डाटा होता नहीं है आपके। अब आपसे बार बार कौन लड़े इस बात को लेकर? आप जो हिंदी माध्यम के डेटा देते हो फाइनल रिजल्ट का देते हो, जिसमें इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी इंटरव्यू के अंदर हिंदी माध्यम चूज करते हैं, वो रियल डेटा नहीं है। मुश्किल से फाइनल सिलेक्शन हिंदी माध्यम के बच्चों का कितना होगा? 20-30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे मैक्सिमम होंगे। लेकिन ये रेशियो इस साल के पेपर को देखते हुए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर देगा। और अभी बच्चे मुखर्जीनगर में या अपने जो सांसद है, जनप्रतिनिधि, उन सबसे मिल रहे हैं। और लास्ट ईयर पार्लियामेंट में इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। बच्चों को लगा कि इस बार तो न्याय होगा उनके साथ में। उन लोगों के साथ न्याय आप कैसे कर पाओगे जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए, जिन्होंने अपने 8-10 साल उनके साथ दिए हैं? आप कह सकते हो कि तैयारी छोड़ दो, दूसरी एग्जाम देख लो, स्किल सीख लो, ये कर लो। हर किसी का एक सपना होता है, उसका हक होता है, संविधान भी उसको प्रोटेक्ट करता है। आप कौन होते हैं ऐसी चीज़ कहने वाले कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी काबिल नहीं है? सबको हक है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी हक है कि वो भी जाके कलेक्टर का सपना देखें, एसपी का सपना देखें। क्यों नहीं देख सकता? केवल सिस्टम की खामियों से ये काम हो रहा है। और ये तो ऑफिशियल डाटा है, 2023 का ये ऑफिशियल डाटा। आप घबराना मत इसको लेकर कि मैंने मैनिपुलेट किया है, अभी दिखा दूंगा। 500 से नीचे ही मतलब बच्चे प्री पास कर पा रहे हैं हिंदी माध्यम के बच्चे। लगभग मेरे हिसाब से अनुमान है कि 50,000 से 1 लाख बच्चे हिंदी माध्यम के प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते होंगे। एटलीस्ट 50,000 तो बैठते होंगे। यूपीसी डाटा नहीं देता है, हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं। कोचिंगों में जो जिस हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं उस हिसाब से एक आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ लगभग 50 से 70 या 1 लाख के आसपास बच्चे पक्का प्रीलिम्स में बैठते होंगे। उनमें से मात्र 500 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं। यहाँ पे 5,000 क्यों कर पा रहे थे? एक चीज़ ने, केवल मैथ ने पूरा सिस्टम ही उनका डुबो दिया एकदम, उनके सारे सपने छीन लिए मतलब। और आप भी जानते हो, जो बच्चे जिनके कई बार मैथ फोबिया होता है, हम बचपन कहाँ सिखाया जाता है मैथ? सरकारी स्कूलों की हालत देखो। आपने एनजीओ प्रथम जो असर रिपोर्ट आती है वो देखी होगी। 5वीं क्लास के 8वीं क्लास के बच्चे बेचारे सिंपल सा गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा, इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, यूपीएससी ने सिलेबस में लिख रखा है कि 10वीं के लेवल की हम मैथ आपको पूछने वाले हैं। ये ऐसे पेपर हैं जिसमें ना तो आप कोई एप्टीट्यूड चेक कर रहे हो, मतलब ये तो सरासर मतलब ये अन्याय बोलूँगा इस चीज़ को ना। और आप में से कई मुंह उठा के ऐसे बोल सकते हैं कि आप तो पढ़ाते हो बच्चों को, या आप तो अपने फेवर में कुछ बातें बोल सकते हो, है ना? आप कुछ उखाड़ के दिखाओ। तो मैं आपकी जानकारी लिए बता देता हूँ, मैंने यही यूपीएससी का जो तथाकथित आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है 5 बार पास किया है ना? 4 बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। तो मैंने तो ये जर्नी जी है, मैंने तो पास किया, मैं तो जानता हूँ उसमें हो क्या रहा है। पहले से भी पता था कि हिंदी मीडियम के लिए क्या चुनौतियाँ हैं। और मैं उस समय भी खड़ा था, 2014 वाले आंदोलन में भी खड़ा था। उस समय भी हमने 3-4 महीने सड़कों पर डंडे खाए हैं खूब सारे, है ना? तो उस समय भी तभी तो वो अटेम्प्ट दिए गए थे, तभी क्वालिफाई किया गया था। यूपीएससी ने मानी इस बात को, कई कमेटियों ने माना इस बात को कि ये तो सरासर मतलब एक वर्ग के प्रति झुकाव है, साफ साफ दिख रहा है ये। ठीक है, चलो अब यूपीएससी की डेटा देखें अपन। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये जो ग्राफ बनाया हो सकता है आपकी तरफ से मैनिपुलेट हो, तो मैं आपकी यूपीएससी की ऑफिशियल डेटा दिखा देता हूँ। और ये डेटा कब का है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2009 और 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। अब जैसे ये डेटा जरूर शो करता है कि हिंदी माध्यम में कितने विद्यार्थी पास कर रहे हैं, इससे आइडिया लग जाता है। यहाँ पे देखना कि जैसे उस समय एसए का पेपर था, GS1 और GS2 था, कितने बच्चे हिंदी माध्यम के इसमें लिख रहे थे। तो यहाँ पे हिंदी का कॉलम है, और ये तो उसका है, लैंग्वेजेस का है, जो कंपलसरी पेपर होते हैं हिंदी इंग्लिश, उनका डेटा है। तो इससे एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा आपको कि हिंदी माध्यम में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं। इससे एग्जैक्ट पता लगेगा। 2008 का डेटा है, 5,000 लोगों ने हिंदी माध्यम से एसए का पेपर लिखा। इसका मतलब उनका माध्यम हिंदी था।
ऐसे या GS1 का लगभग यहाँ पे देखो 5,000 बच्चे यहाँ पे, ठीक है, लगभग 5,000 बच्चे इसमें बैठ रहे हैं। 5,000 देखो दोनों साल में, 2008 में 9 में 5,000 बच्चे मेंस के एग्जाम बैठ रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम का कॉलम देखो यहाँ पे, ये इंग्लिश मीडियम का कॉलम, यहाँ पे देखो 5800 बच्चे, वही 6,000 के आसपास। रेशियो क्या कह रहा है, लगभग इक्वल है। आप ऐसा मान सकते हो 45% वर्सेस 55%। ये एक सिस्टम ऐसा था जिसमें दोनों मीडियम के विद्यार्थी, और अदर मीडियम के देख लो, जैसे यहाँ पे हाँ मराठी मीडियम है, तो मराठी मीडियम के यहाँ पे 93, 97 है ना, ऐसे करके मतलब 100 के आसपास आप मान सकते हो। और वहीं आप गुजराती मीडियम का देखो, यहाँ पे गुजराती मीडियम के वही यहाँ पे देखो 38, 54, 37, मतलब 50-60, 50-60 यहाँ पे ये रेशियो है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है। रीजनल लैंग्वेज सभी विद्यार्थियों को हुआ है, हाँ थोड़ा हुआ है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान हुआ है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। अब क्या आप मान के चल सकते हो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो आराम से क्वालिफाई कर जाए? काबिलियत बहुत ज़्यादा है। आप उनकी GS की मार्केट देखना, GS का पेपर भी UPSC का इतना टफ आता है, उसको भी नंबर लाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों, कई विद्यार्थियों के 100, 120, 130, 140 स्कोर मिलेगा GS1 में, वो भी अपने आप में बहुत खतरनाक पेपर होता है। लेकिन CSET में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, 5-5, 7-7 बार से। और वो ऐसे बच्चे जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, DU से लेकर JNU से लेकर, जो अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है ना, उन विश्वविद्यालयों में पढ़े और अपने गोल्ड मेडलिस्ट रहे, वो लोग CSET ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बुरा हाल है। मतलब इनमें से भी कोई अच्छा सिविल सेवक बन सकता था, कोई नहीं, लाखों हजारों बन सकते थे मतलब, लेकिन उन सपनों को दबा दिया गया है। जड़ें काटती, मतलब आप जड़ी काट रहे हो तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आप तो ये मान के चलते हो कि इस देश में जिसको मैथ आता है ना, वही अच्छा एप्टीट्यूड होता है। IQ EQ में अंतर होता है। मैथ एक स्किल है जो काफ़ी, मतलब हो सकता है किसी का उसमें रुझान नहीं हो, किसी की रुचि नहीं हो, या उस तरीके का मतलब चीज़ें उसमें नहीं हो। एप्टीट्यूड अलग है। एप्टीट्यूड होता है तार्किक रूप से डिसीजन लेना, रेशनल डिसीजन लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना। मैथ क्या है? मैथ एक स्किल है, उसको लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो एप्टीट्यूड और मैथ को आपने एक कर दिया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, आपने ट्रांसलेशन बहुत गंदा किया। अभी आज उठा के देख लो। तीसरी बड़ी गलती थी, आपका एक पैटर्न है CSET का कि आप फिक्स रखते हो कि हाँ 28-29 आप पैसेज रखोगे, कुछ 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रखोगे, कुछ मैथ के रखोगे, कुछ 1-2 क्वेश्चन डाटा के रखोगे। अचानक आपने इस साल पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। जो पैसेज ईजी थे, जहाँ पे हिंदी माध्यम बच्चे कैसे जैसे निकल जाते थे, उसको घटा के आपने 23 क्वेश्चन कर दिया केवल। और ज़्यादातर बच्चे किस में फैले? 1 या 2 क्वेश्चन से। क्यों? बच्चे बेचारे 28-29 उनके भरोसे रहते थे, उनको पता था कि आप मैथ कैसे देने वाले हो, मैथ को छुना ही नहीं है उनको। और जो मैथ का पेपर भी आपने, चलो कुछ बच्चे ऐसे थे धुरंधर जो मैथ सीख के इस बार बच्चों को लगा हम फाड़ देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जो आपकी मैथ है ना, एक बार आप देखना उससे क्या एप्टीट्यूड झलकता है। मुझे तो नहीं लगता वो एप्टीट्यूड झलकता होगा। मैंने भी आपके 4 इंटरव्यू फेस किए हैं, प्री पास करके गए हूँ तभी फेस किए हैं। ठीक है, तो ये डेटा क्या शो कर रहा है? ये 9-10 का डेटा आपको शो कर रहा है। 5,000 बच्चे वहाँ तक प्री पास कर रहे थे, मेंस में बैठ रहे थे। सिलेक्शन का रेशियो भी उनका ठीक ठाक था, 300 से 400 बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते थे उस साल। अचानक आपने क्या किया? आपने एक रणनीति बनाई कि यार ये कैसे हो सकता है, कैसे ये गरीब दबके वाले ऊपर निकल सकते हैं, इलीडर का सामना कर सकते हैं। आपने अचानक सोचा, आपकी जो बनाने वाले थे, पॉलिसी बनाने वाले, उन्होंने सोचा यार ये कैसे मुकाबला कर पाएंगे। अचानक आपने क्या किया? 2011 आता है, 10 और 11, और ये अचानक आपका ये साफ साफ खेल दिखता है। यहाँ पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जहाँ मतलब 5,000 4,000 थे, यहाँ घट के आ गए 1,600 बच्चे। ठीक है, 1,600 से 1,700 बच्चे घट गए, मतलब अचानक डाउनफॉल। हर केवल एक की वजह से कि प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए बच्चे, ये एक बड़ा हो गया। और यहाँ से खेल शुरू हुआ इंग्लिश मीडियम का रेशियो बढ़ने का। 8-9 हज़ार बच्चे, 11,000 में से 8-9 हज़ार बच्चे, ये रेशियो हुआ। इनका डाउनफॉल शुरू हुआ यहाँ से, और इनका इंक्रीज शुरू हुआ। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठते होंगे। आपका एक तर्क सही हो सकता है, मैं उस बात से कोई इग्नोर नहीं करूँगा, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बैठते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा। मुखर्जीनगर से लेकर आप देखो एक बार, इलाहाबाद से लेकर जयपुर भरा पड़ा है मतलब माध्यम। वो भी सपने देख यार, उनका हक है, कैसे छीन सकते हो आप? हर गलती विद्यार्थी की थोड़ी है, गलती तो सरासर सिस्टम की है, आपकी गलती है, आप सुधारो उस चीज़ को। ये 2011 का आपने डेटा देख लिया ना, ठीक है। उसके बाद में ये चलता रहा, 12 और 13 में यही हाल होता रहा, 1,600-1,700 बच्चे फ्री पास करते रहे। 2014 में होता है बड़ा आंदोलन। उस साल मैं भी बिल्कुल सीरियस होकर प्री की तैयारी कर रहा था, लाइब्रेरी में बैठे थे। अचानक हुआ कि मुकुटनगर में आंदोलन शुरू हो गया CSET के खिलाफ। हम लोगों ने भी अपनी लाइब्रेरियाँ छोड़ी, अगले 3 महीने के लिए सड़कों पे थे। कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ भी एक सिंगल वर्ड नहीं पढ़ा 3 महीने, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये पास तो नहीं होगा, CSET पेपर हमारे से पास नहीं होगा।
उस साल एग्ज़ाम भी दी, क्वालिफाई नहीं किया था, कुछ अंग्रेजी के 5-6 सवाल थे वो उठाए, मेरा पहली बार बहुत अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स निकला। इतनी पढ़ाई नहीं करने के बावजूद भी आंदोलन में शामिल थे, भगवान ने देखा कि यार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे, पहली बार प्री पास करवाए, इंटर तक पहुँचाया। और इंटर के ऐसे मार्क्स है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैं हमेशा ये मानता हूँ मेरी गलती थी, क्या मैं क्यों सवाल उठाऊँ जब मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है आपके इंटरव्यू पे सवाल उठाने का, मैं उस पर सवाल खड़ा भी नहीं करूँगा। ये बात वो व्यक्ति बोला जिसने आपकी 4 इंटरव्यू फेस किया, मैंने कभी भी सवाल खड़े नहीं किए। मेरा नंबर कम आए, मैं स्वीकार करता हूँ कि शायद मेरी किस्मत नहीं थी फाइनल सिलेक्शन होना, मैं मेंस में जो कर सकता था, प्री में जो कर सकता था वो मैंने किया। अब मेरी यही जर्नी है कि मैं विद्यार्थियों की मदद करूँ, जो अनुभव मैंने सीखा वो साझा करूँ, है ना। 4 इंटरव्यू देने के बावजूद भी मैं बेरोजगार था। यदि मैं अपने आप में स्किल्स पैदा नहीं करता, कुछ नई चीज़ें नहीं करता, तो मैं आज भी बेरोजगार बैठा रहता आपके भरोसे। 4 इंटरव्यू देने के बावजूद भी, आपका एप्टीट्यूड वाला जो तथाकथित टेस्ट है वो पास करने के बावजूद भी, और मेंस का एप्टीट्यूड तो आपका खतरनाक होता है, उसमें भी वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स लाके भी, है ना। 4 इंटरव्यू फेस किए हैं। चलो मेरी किस्मत बेकार थी कि चारों बार ही इंटरव्यू में मुझे सबसे लोवेस्ट मार्क्स दिए गए, और मैंने सवाल तक खड़ा नहीं किया आप पे, कभी खड़ा नहीं किया। उन 5 लोगों पे जो बैठे हुए हैं, 5 लोग अंदर, वो पकड़ लेते हैं अपने चश्मे से कभी सवाल नहीं खड़े किया, आज भी नहीं खड़ा करूँगा, आज केवल बात करूँगा प्रीलिम्स की, ठीक है। क्योंकि वो लॉजिक नहीं है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है मैं आपको गलत साबित करूँ। मैंने कई बार आरटीआई डाली कि एक बार बताओ तो सही मुझे मार्क्स कम क्यों दिए, आपका पूरा वो बताओ तरीका, आपने बताया नहीं। आपने अपना वो फार्मूला बना रखा है कि हम किसी को बताए नहीं। इतनी ज़्यादा आज के दिन जहाँ पर पारदर्शिता की बात करते हैं हर चीज़ों में लेकर, आप बहुत ज़्यादा छुपाने की बातें करते हो। चलो कोई बात नहीं, उन पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अब दबेगा नहीं मामला। अब आज के जो बच्चे ना वो अब सहन नहीं करेंगे, मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, संविधान उनको राइट देता है मतलब इस बात को लेकर, तो अब छुपेगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर भी जब पार्लियामेंट में ऐसा हुआ तो बच्चों की आशा बनी थी कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है ना, निश्चित रूप से, क्योंकि जो पैनल था उसने साफ साफ बोला था कि ये एक वर्ग के प्रति झुकाव है, उसकी रिपोर्ट भी लगा दूंगा यहाँ पे, अभी दिखा दूंगा। तो अपन चल रहे थे कहाँ पे, 2000 इसमें चल रहे थे, 2011 का अचानक आपने देखा पहले 5000 बच्चे थे, 2011 में सिमट के आगे कितने, और आपने जब दबाव पड़ा आप पे, जनता का दबाव पड़ा, आंदोलन हुआ, आपने क्वालिफाई बनाया उसको। और 2015 में डेटा देखो, जैसे ही आपने क्वालिफाई बनाया इसको, 2014 और 15 के डेटा दिखाऊंगा, हिंदी माध्यम का कॉलम दिखाऊंगा। 2014 में इन्होंने क्या किया, इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चन उठाने से इतना फर्क आ गया कि 400-500 बच्चे फ्री पास कर गए। इसका मतलब एक तो इंग्लिश बड़ा चैलेंज था। डेटा दिखा रहा है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सबसे बड़ी बाधा है। भाई क्यों, हम अंग्रेजों के देश में जी रहे हैं क्या? आपकी बाधा थी, एक बाधा उठाई, 5 क्वेश्चन उठाए आपने इंग्लिश के, जो इंग्लिश कंपलसरी के 5 पैसे जाते थे, प्री में आपने 5-6 क्वेश्चन उठाए, 500 लोगों ने हिंदी मीडियम से ज़्यादा पास किया, ठीक है। फिर अगली बार क्वालिफाइंग नहीं, और बढ़ा, जब आपने 2015 में पहली बार क्वालिफाई किया, मेरे भी 130 मार्क्स आए सी सेट में, ठीक है। आपने ईजी पेपर रखा, 2015 में क्वालिफाई भी किया क्योंकि इतना हंगामा हो चुका था, और यहाँ पे बढ़ के रेशियो फिर से देखो, हिंदी मीडियम के 2500 बच्चों ने प्री पास किया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी उसमें, डेटा आपका शो कर रहा है कुछ तो गड़बड़ थी। और इंग्लिश मीडियम का अब रेशियो बढ़ता चला जाएगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा। एक दिन आएगा कि हिंदी मीडियम या रीजनल लैंग्वेज के 10-20 बच्चे मुश्किल से करते रहेंगे तैयारी, मतलब देते रहेंगे और वो पास कर लेंगे। आप भी उनकी वो दिखाते रहना कि देखो गरीब बच्चा, हिंदी माध्यम का बच्चा, गाँव का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा आईएएस बनेगा, उसको प्रमोट करते रहना, मीडिया प्रमोट करता रहेगा, लेकिन आंतरिक सच्चाई बहुत कुछ अलग है, ठीक है। 2015 की ये बात हो गई। उसके बाद में ये चलता रहा मामला, 2016 ये चलता रहा। 2020-21 का डेटा आप देखोगे, वही यहाँ पे देखोगे, हिंदी माध्यम का रेशियो वही अभी जो चल रहा है, 400 से 500 से नीचे चल रहा है, और इंग्लिश मीडियम का वो बढ़ता चला गया। मतलब ये रेशियो लगभग 95%, 96% झुकाव हो गया एक ही वर्ग के प्रति, पूरा का पूरा। और आप रीजनल लैंग्वेज का जो मैं बता रहा था, उतना नुकसान नहीं हुआ उनको, वही देखो उनका 40-50 का यहाँ बना हुआ है। मराठी मीडियम में आप देखोगे उनका, हाँ उनको नुकसान हुआ है, 30-40-50 मतलब नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ हिंदी माध्यम के बच्चों को। इसके बाद में आपके जो लेटेस्ट डेटा हैं, आप एक गेम और खेलते हैं यूपीसी, डेटा 2 साल पुराना दो, नया डाटा दो ही मत। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट दी है इन्होंने 2022 और 23 की दी है, 24 और 25 की नहीं दी इन्होंने, जबकि 24 और 25 के रिजल्ट आ चुके हैं। ये डेटा क्या करते हैं, 2-3 साल बाद में देते हैं, तब तक लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। पुराने डेटा का वैसे भी मज़ा नहीं आता ये भी एक बड़ा खेल खेला जाता है। इनकी रिपोर्ट 2 साल बाद में आएगी, देख लेना आप। 2025 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उनके पास डेटा है किसने पास किया है, किस मीडियम से पास किया, नहीं देंगे वो डेटा 2 साल बाद में देंगे। जैसे इस साल 2026 का पेपर हुआ है, सबसे बेकार पेपर है, सबसे कम, देख लेना आप, जब डेटा आएगा आज से 3 साल बाद में, कोई नहीं कोई तो वीडियो बनाएगा 3 साल बाद में, आप देख लेना क्या हालत होगी। मुश्किल से 100-150 बच्चे, 200 बच्चे मैक्सिमम मान के चलो प्री पास करेंगे, ठीक है। तो 2022-23 का डेटा आपके पास में
22 में यहाँ पे आप कॉलम देखोगे 2022 और 23 का डेटा आप देखो यहाँ पे हिंदी माध्यम विद्यार्थियों का। तो यहाँ पे एसए का पेपर या जनरल स्टडीज, इस पेपर से आइडिया लग जाएगा किस मीडियम में उन्होंने एग्जाम लिखी है। तो हिंदी माध्यम में कॉलम देखो 2022 का डेटा है कि मात्र 491 बच्चों ने मेंस में फेर हुए हैं, और 2023 का आप डेटा देखोगे 500 के आसपास है। ठीक है, 500 के आसपास डेटा है ये, जहाँ पे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मेंस लिख रहे थे। और इंग्लिश मीडियम का तो एक तरफा है, वहाँ तो वो तो सोचना ही नहीं उस चीज़ में। तो टोटल मतलब 14,000 में से 13,600 इंग्लिश माध्यम के। यानी अब वही दौर आ गया फिर से अंग्रेज़ों वाला, कि उस समय माध्यम केवल इंग्लिश मीडियम होता था, बहुत सारी बाधाएं थी, जो रीजनल लैंग्वेज वाले नहीं जा सकते थे। सेम 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 ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बावजूद जैसे आप ना इनके देखोगे, आप बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह देखोगे ना, उनका तो बहुत बुरा हाल है, मतलब बहुत बुरा हाल है। ये तो शायद हमने दिखा दिया डेटा 2011-12 के तो देख लिया हमने। ठीक है, और ये डेटा 9-10 के भी हाँ हमने देख लिए। अच्छा, ऊपर चला गया था कि ये डेटा तो हम देख चुके हैं। चलो वो डेटा नॉर्मली हम सब देख चुके हैं। और सबसे बुरा हाल हुआ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्टों। अच्छा, इसमें मेरे एक डेटा में एक और चीज़ देखी है ना, जो जहाँ पे ट्रेडिशनल रूप से जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये जैसे सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में बहुत सारे बच्चे ले रहे थे, वो सारा झुकाव हो गया कुछ सब्जेक्ट को लेकर। जैसे आजकल इंग्लिश मीडियम में देखना एंथ्रो, PSR, मतलब बच्चे कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे जिनमें हाई मार्किंग है, जो अच्छे मार्क्स मिलते हैं मेंस में। ये भी एक बड़ा गेम चेंजर है मेंस का। मतलब ये भी काफ़ी इम्बेलेंस है उनका, असंतुलन साफ साफ दिखता है कि कुछ एक सब्जेक्ट आप देखना, कुछ एक सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स कर रहे हैं मेंस के एग्जाम में, और बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत धराशायी हो गए। वहाँ पे भी यूपीसी के समझ में नहीं आ रहा है कैसे उसमें जस्टिस करेंगे। वो बहुत मुश्किल है, स्केलिंग फार्मूले होते हैं उनके, जो किसी के समझ में नहीं आएगा। अब देखो यूपीसी का जो सिलेबस है वो क्या कह रहा है, यूपीसी का सिलेबस साफ साफ कह रहा है कितने पॉइंट आ रहा है। एक तो पैसेज है ना, पैसेज होना चाहिए, कॉम्प्रेशन होना चाहिए। इसकी हिंदी माध्यम चैलेंज यही करा है कि लैंग्वेज बहुत गंदी है। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये पहली बार उन्होंने 6 क्वेश्चन इस बार पूछ लिए। पहले 14 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अब बच्चे तैयारी कैसे करेंगे यार, PYQ देख के करेंगे, और क्या आपका सिलेबस डिफाइन नहीं है। पिछले 14-15 सालों में आपने कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं है। जो क्वेश्चन इस बार पूछे और आपने स्किल से, उसमें क्या एप्टीट्यूड चेक होता है मैं दिखाऊंगा। उसे क्या एप्टीट्यूड चेक होता है, वो तो कोई रट्टे वाली चीज़ थी, कोई किताब में लिखी हुई आपने चिपका दी वहाँ पे, उसमें क्या एप्टीट्यूड चेक होएगा बच्चे का। स्किल्स की जो थ्योरी वाली चीज़ें होती है वो चिपकाई आपने, उसे कैसे एप्टीट्यूड पता चलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ये आपने गायब भी कर दिया, जो एक इजी पोर्शन था जहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन आप लोग देते थे पहले, ये आपने बिल्कुल गायब कर दिया। डिसीजन मेकिंग तो अब है ही नहीं। हाँ, डिसीजन मेकिंग आपने दिया, लेकिन GS1 में दिया इस बार। इथिक्स वाले वो क्वेश्चन दिया ना डिसीजन मेकिंग वाले, सिलेबस CSET का था, आपने GS1 में दे दिया गलती से। ये आपका कमाल है। फिर जो जनरल मतलब मेंटल एबिलिटी है, और साथ में बेसिक, इसमें क्या लिखा है, जो बेसिक मैथ इसमें लिखा है क्लास 10th लेवल का। अब यूपीसी के पेपर में देख के बता देना, 10th क्लास में हमने भी मैथ पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, आप देख के बता देना कि किस लेवल की मैथ है। और कई कमेटियों ने माना है कि ये जो आप मैथ वगैरह ये दे रहे हो ना, ये मतलब वाकई 12th क्लास की या कॉलेज के लेवल की है। तो यहाँ पे पूरा खेल खेला गया, और इस बार आपने चेंज कर दिया ट्रेंड अचानक। 2000 आप इसका देखोगे, 2026 का CSET का पेपर देखोगे, आपने 39 मतलब 80 में से 50% आपने पूछा मैथ के सवाल पूछे। और मैथ सामान्य मैथ नहीं है, वो बहुत ही जटिल कठिन मैथ है। वो 2 घंटे में बैठ के बच्चे नहीं कर सकते उसको। आप सोचो, बच्चे 27 क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बच्चों की हार है या आपके सिस्टम की हार है? 80 में से 27 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। क्वालिफाइंग पेपर है ये। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बड़ा मुद्दा है, आप जो दिव्यांग विद्यार्थियों को क्या बोलते हो, दिव्यांग विद्यार्थी जो है उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत छूट देते हो, आरक्षण देते हो। आपने CSET में उनको कोई छूट नहीं दे रखी है। बेचारे दिव्यांग विद्यार्थी कैसे लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। मेरे साथ कितने हिंदी माध्यम के दिव्यांग विद्यार्थी जुड़े हुए जो हर बार CSET में फेल है, क्योंकि इसमें कोई आरक्षण नहीं है, आपका कोई छूट नहीं है। जनरल वाले को भी 33% चाहिए और दिव्यांग विद्यार्थी को भी 33% चाहिए। कैसा ये जस्टिस है आपका? वो बच्चे निकल ही नहीं पाएंगे यार, वो वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति से लड़ रहे हैं वो लोग। बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती है, देखा ही नहीं आपने कभी। ठीक है, फिर बात करते हैं वंचित वर्ग की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन आपने इस बार डेटा इसके दिए, 6 क्वेश्चन ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल्स के थे। अभी दिखाऊंगा क्या उनसे एप्टीट्यूड चेक होता है क्या। केवल वो रट्टे वाली चीज़ थी, आप जो बोलते हैं ना कि हम वो कर रहे हैं, एप्टीट्यूड कर रहे हैं, एप्टीट्यूड नहीं कर रहे हो आप। अब रीडिंग कॉम्प्रेशन जो ट्रेडिशनल रूप से 28 या 29 क्वेश्चन थे, जिससे बेचारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चे इसको कैसे करके आपके 27 क्वेश्चन कर लेते थे, लेकिन आपको वो भी चुप गई कि यार ये कैसे पास कर सकते हैं, इसको घटा दो, 23 क्वेश्चन कर दो इसको। कभी आपने ऐसा किया है कि पैसेज को 50 कर दिया आपने?
जब आप 40-50 क्वेश्चन मैथ के कर रहे हो, कभी ऐसा भी कर दो ना कि पैसेज के 50 क्वेश्चन कर दो। किया है कभी? कभी नहीं किया। ठीक है, ये हाल है। रीजनिंग के गठा दिया आपने। रीजनिंग भी बच्चों के लिए आसान होता है, आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के वो कर सकते थे, लेकिन आपने तो ये कर दिया ना, पूरा मैथ भर दिया एकदम। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या इनसे क्या एप्टीट्यूड चेक होता है ये बताइए मुझे। आपके जो ये XYZ है, जो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन हमने तो 10th क्लास में कभी देखे नहीं, मतलब मुझे ये बता दो इनसे क्या किसी बच्चे का एप्टीट्यूड चेक होता है। जो ये मैथ के क्वेश्चन है, ये एप्टीट्यूड नहीं है, ये प्योर मैथ है, एडवांस मैथ है, सिंपल मैथ भी नहीं है। सिंपल मैथ तो वो रेलगाड़ी वो पढ़ी है हमने तो, प्रतिशत लाभ हानि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है 10th क्लास तक, ऐसी मैथ तो नहीं पढ़ी है। अब शुरू में 5-5 क्वेश्चन आप ऐसे भर रहे हो, बच्चे का दिमाग खराब होना ही है। जो बच्चे कितनी मेहनत के सपना देखते हैं यार, वो सबका हक है सपना देखने का, और बदलना पड़ेगा, देखना समय के साथ बदलना पड़ेगा। अब वो आपके जो आए थे क्वेश्चन, अब देखो वो बोल रहे हैं कि हम संचार वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सारे के सारे ज्ञापन, ये संचार वाले क्वेश्चन दे के आपको क्या लग रहा है, इससे कोई एप्टीट्यूड हो रहा है या कोई किताब में था, कहीं लिखा हुआ था, आपने चिपका दिया इधर, किसी सामान्य सी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, क्या एप्टीट्यूड चेक होगा इससे? कुछ डिसीजन मेकिंग वाले पूछते हैं क्वेश्चन, एप्टीट्यूड वाले पूछते हैं। सीसेट के लिए देखो, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर थी, और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने भी माना है, रिकमेंड किया है यूपीएससी को कि ये मतलब साफ साफ लिखा है देखो इसमें कि जो ये पेपर है ना, आप रिव्यू करने के लिए बोला है कि ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत चैलेंज है जो नॉन साइंस के हैं, नॉन क्वांटिटिव एकेडमिक बैकग्राउंड के हैं। ये एक तरफा मतलब झुकाव है, यूपीएससी को रिव्यू करने के लिए बोला गया था। इसमें काफ़ी चर्चा भी हुई थी पार्लियामेंट में, बहुत सारी चर्चा हुई थी इसको लेकर, है ना। उन्होंने भी बोला था साफ साफ, लेकिन नहीं मानेंगे। तो ये सारे डेटा हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। कमेटी ने बोला हाँ अगले साल हो सकता है सही कर देंगे, लेकिन जो ये आपने अन्याय किया इतने साल, इस साल जो अन्याय किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर मैं ट्विटर पे भी मैंने आज ट्वीट किया है, मैं लिंक लगा दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि कुछ तो आवाज़ उन तक पहुँचे। और जो बच्चे राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में सीसेट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, मेरा भी आपके साथ पूरा सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। मैं मानता हूँ, मैंने उस समय भी माना था, 2012 में हम पहली बार शुरुआत की थी मैंने एग्ज़ाम देने की, उस समय तो बहुत गंदा था, मतलब कैसे जैसे आंदोलन के बाद में इन्होंने सुधार किया। और मैंने तो इसी दौर में 5 सीसेट निकाले। आप मेरे पर आरोप लगा लेना चाहिए कि आप जैसे लोग हैं, आप जैसे मेंटर जिनको सीसेट आता नहीं, मैंने तो 5 प्री पास किए हैं। आपकी सीसेट, आपका जो तथाकथित था ना ये एप्टीट्यूड, उसको पास किया है। तो जबकि मुझे मैथ रीजनिंग नहीं आती थी, सीखा, करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। मेहनत वाला भी एक रास्ता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, आज यदि ये ऐसा पेपर उस समय आता तो शायद मैं कभी प्री पास नहीं कर पाता। मैं कह सकता हूँ ये सीसेट वाला पेपर, जैसे मैं अभी 2026 में बैठता, मैं पास नहीं कर पाता। वो भी मैं चाहिए 100% अपनी मेहनत करके जाता, तो इस पेपर को मैं पास नहीं कर सकता था, कतई पास नहीं कर सकता था। ऐसा पेपर यदि आप उस समय भी रखते तो मेरा कभी भी ज़िंदगी में एक प्री पेपर क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि ये वो है नहीं एप्टीट्यूड आपका। ये सरासर मतलब इनजस्टिस मानता हूँ इसको मैं, और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। जो भी कार्रवाई होगी, जो बच्चे कर रहे हैं उनके साथ हम शांतिपूर्ण अपने जो जनप्रतिनिधि उनको ज्ञापन सौंपेंगे, पीआई लगाएंगे, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि कुछ तो आवाज़ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।